नमस्कार विद्यार्थियों, आज का पाठ है भाषा और व्याकरण। भाषा क्या है? व्याकरण क्या है? भाषा और व्याकरण का आपस में क्या संबंध है? मनुष्य के लिए भाषा की आवश्यकता क्यों है? क्या भाषा सीखने के लिए व्याकरण सीखना आवश्यक है? जब भाषा नहीं थी तब क्या था? कुछ आवाजें, कुछ संकेत, कुछ अभिव्यक्तियां, चित्रात्मक अभिव्यक्तियां, जैसे पक्षियों की चहचहाहट, जैसे न्यायालय में न्यायाधीश के हथौड़े की ठक ठक, या बच्चे का रोना, या फिर प्राचीन गुफाओं में कुछ कहानियां कहते हुए से भित्ति चित्र। विद्यार्थियों, ये सब भाषा है। लेकिन आज इस पाठ में हम जिस भाषा की बात करने जा रहे हैं वो वाक है, मतलब व्यक्त वाणी, जो हमारे मुख से उच्चरित होती है। विद्यार्थियों, भाषा मनुष्य की सर्वोत्तम वैज्ञानिक खोज है और जिस विकसित भाषा का प्रयोग और व्यवहार आज हम कर पा रहे हैं, उसे इस अवस्था तक पहुंचने में हजारों वर्ष लगे होंगे और अपनी इस हजारों वर्षों की विकास यात्रा में भाषा साक्षी बनी होगी मानव इतिहास की, मानवता के विकास की, सामाजिक विकास की और सांस्कृतिक इतिहास की। भाषा ने यात्राएं की होंगी, ऐतिहासिक भी और भौगोलिक भी, जिसके प्रमाण हमें भाषा के शब्दों में मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले जाने भाषा क्या है। भाषा जगत के व्यवहार का मूल है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है और दूसरों के विचार स्पष्ट रूप से समझ सकता है। भाषा सर्वोत्तम मस्तिष्कों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक खोज है। भाषा संचार का माध्यम है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य आपस में विचारों का आदान प्रदान करता है। सामान्य रूप से भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। कुछ भाषाविद ये मानते हैं कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक मानव समुदाय अपने भावों व विचारों की परस्पर अभिव्यक्ति अथवा संप्रेषण करता है। इस परिभाषा में कुछ शब्द, कुछ पद बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे यादृच्छिकता। भाषा यादृच्छिक होती है और भाषा में ध्वनि प्रतीक होते हैं और किसी एक मानव समुदाय की भाषा विशेष होती है। तो इन पदों की व्याख्या हम आने वाले समय में करेंगे। भाषा के दो छोर अथवा दो माध्यम होते हैं। वक्ता और श्रोता के बीच भाषा का संचार होता है। इसमें दो माध्यमों का प्रयोग होता है, मौखिक और श्रवण, अर्थात मुख और श्रवण का प्रयोग होता है। तो ये दो भाषा के माध्यम होते हैं। आइए देखते हैं हम भाषा की विशेषताएं क्या हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि भाषा यादृच्छिक होती है। यादृच्छिक मतलब अंग्रेजी में अगर देखें हम इसे तो आर्बिट्रेरी, यद ऐच्छिक, जैसी इच्छा की गई, अर्थात सबसे पहले अगर हम किसी एक मानव समुदाय की भाषा की बात करें तो सबसे पहले किसी एक वस्तु का उस मानव समुदाय ने कोई एक नाम रखा होगा। जैसे ये कलम है, तो
इसे एक मानव समुदाय ने, एक भाषा भाषी मानव समुदाय ने कलम कहा, तो ये हो गई कलम। लेकिन इसी को एक दूसरे भाषा भाषी समुदाय ने पेन कहा, तो वहां ये पेन हो गई। और अब ये दूसरी चीज है पुस्तक। अब जरा सोचिए कि जिस पहले व्यक्ति ने ये नाम दिया होगा पुस्तक, अगर उसने इसे पुस्तक ना कहकर कलम कहा होता तो हम आज इसे कलम कह रहे होते, और अगर उसने कलम को पुस्तक कहा होता तो हम उसे पुस्तक कह रहे होते। अर्थात भाषा यादृच्छिक होती है। एक बार एक मानव समुदाय ने, एक भाषा भाषी मानव समुदाय ने किसी वस्तु को जो नाम दे दिया, वही नाम चल पड़ता है, पूरा समाज उसे ग्रहण कर लेता है। और भाषा की एक दूसरी विशेषता यह होती है कि भाषा परिवर्तनशील होती है। आज हिंदी भाषा जिस रूप में है, आज से 1000 वर्ष पूर्व जब इसका उद्भव हुआ था, तब ये इसी रूप में नहीं थी, और आज के 1000 वर्ष बाद ये इसी रूप में नहीं होगी। इस पर कहीं ना कहीं दूसरी भाषाओं का प्रभाव पड़ेगा, समाज में हो रहे विकास का प्रभाव पड़ेगा, और सामाजिक संस्कृति का प्रभाव पड़ेगा। और इस प्रकार से इन सभी परिवर्तनों को ग्रहण करते हुए भाषा भी धीरे धीरे परिवर्तित होती है, एक भिन्न रूप ग्रहण करती है। और भाषा की एक दूसरी विशेषता है कि भाषा अनुकरण ग्राह्य होती है। अनुकरण से भाषा सीखी जाती है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे घरों में। आप देखिए, जब एक छोटा बच्चा होता है, जब तक वो नहीं बोलता है, घर के सभी बड़े उसके पीछे लगे रहते हैं, बेटा बोलो पा, बा, ई, क, इस तरह से कुछ कुछ उसे बार बार दोहराते हैं और बुलवाते हैं। और एक समय ऐसा आता है, ये सब सुनते 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 एक दिन ऐसा आता है कि जब वो बच्चा एकदम से बड़े बड़े वाक्य बोलने लगता है। कहाँ से सीखता है वो बच्चा ये सब? घर में अपने बड़ों का अनुकरण करके सीखता है। विद्यार्थियों, एक बार एक प्रयोग किया गया। 2 छोटे बच्चे जो जुड़वा थे, उनमें से एक को तो उनके परिवार के साथ रहने दिया गया और दूसरे को भेड़ियों के बीच में छोड़ दिया गया। कुछ वर्षों बाद देखा गया कि जो बच्चा अपने परिवार के साथ रहता है, वो तो अपने परिवार की भाषा बोलता है, लेकिन जो बच्चा भेड़ियों के बीच रहने चला गया था, वो भेड़ियों की तरह आवाजें करने लगा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि भाषा अनुकरण ग्राह्य होती है, अनुकरण से सीखी जाती है। दूसरी चीज, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। भाषा किसी एक की नहीं होती है कि मैंने इस वस्तु को पुस्तक कह दिया तो ये पुस्तक हो गई, और कोई दूसरा है वो इस वस्तु को पेन कह रहा है तो वो ये पेन हो जाएगी, तीसरा है इसे कलम कह रहा है तो ये कलम हो जाएगी। नहीं, एक भाषा भाषी समाज के लोग जिस तरह की भाषा ग्रहण करते हैं, वह उस समाज की भाषा बनती है। तो इस तरह से भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। और दूसरी चीज, भाषा अर्जित संपत्ति होती है। हमें भाषा अर्जित करना पड़ता है। हम जीवन भर अच्छी भाषा बोलना सीखते हैं। अगर ऐसा न होता की आवश्यकता नहीं थी कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ही तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। जी हाँ, भाषा अर्जित की जाती है, और अच्छी भाषा बोलना किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा गुण होता है।
भाषा की एक अन्य विशेषता है कि भाषा परंपरागत वस्तु है, वो हमें परंपरा से प्राप्त होती है। कई बार हम देखते हैं कि हमारी कक्षा में 25 बच्चे हैं, जिनमें से कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हम कह उठते हैं कितने अच्छे संस्कार हैं इस बच्चे के, परिवार ने कितनी अच्छी भाषा बोलना सिखाया है। और वहीं एक दूसरा बच्चा होता है जो कभी कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग कर देता है, तो उससे ये पता चलता है कि उसकी भाषिक परंपरा क्या है। तो भाषा परंपरा से सीखी जाती है और वो परंपरा हमें अपने परिवार से प्राप्त होती है, अपने वातावरण से प्राप्त होती है, हमारे आसपास रहने वाले लोगों से भी हम भाषा सीखते हैं। और भाषा की एक अन्य विशेषता है कि भाषा का प्रारंभिक रूप उच्चरित होता है, लेखन बाद में आता है। सबसे पहले उच्चरित भाषा का प्रयोग होता है और इसीलिए व्याकरण के लिए, भाषा के लिए, या हम भाषा विज्ञान में जिस भाषा का अध्ययन करते हैं उसके लिए कहते हैं कि हम वाक भाषा का अध्ययन करने जा रहे हैं, अर्थात उच्चरित भाषा का अध्ययन करने जा रहे हैं। क्योंकि लिपि अर्थात लेखन तो एक माध्यम होता है, वास्तव में तो भाषा वाक होती है जो वाणी से उच्चरित होती है, वाणी से व्यक्त होती है। और हमारा आज का अगला उपविषय है कि व्याकरण क्या है, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर जिसका नाम है व्याकरण की पाठशाला, मुख्य रूप से हम हिंदी व्याकरण का ही अध्ययन करने जा रहे हैं। किंतु व्याकरण का अध्ययन करने से पहले ये जानना आवश्यक है कि भाषा क्या है, व्याकरण क्या है और भाषा और व्याकरण का आपस में क्या संबंध है। इसलिए हम जानते हैं कि व्याकरण क्या है। तो कामता प्रसाद गुरु कहते हैं, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के नियम बहुधा लिखी हुई भाषा के आधार पर निश्चित किए जाते हैं, क्योंकि उनमें शब्दों का प्रयोग बोली हुई भाषा की अपेक्षा अधिक सावधानी से किया जाता है। व्याकरण अर्थात व्याकरण शब्द का अर्थ भली भांति समझाना है। व्याकरण में वह नियम समझाए जाते हैं जो शिष्ट जनों के द्वारा स्वीकृत शब्दों के रूपों और प्रयोगों में दिखाई देते हैं। तो विद्यार्थियों, व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहते हैं, अर्थात व्याकरण में शब्दों को अनुशासित ढंग से प्रयोग करने के नियम समझाए जाते हैं। व्याकरण की जड़ें वैदिक युगीन भारत तक जाती हैं। यास्क अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि, महाभाष्य के रचयिता पतंजलि इसके महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। हिंदी व्याकरण का आदि निर्माता कलकत्ते के फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर गिलक्राइस्ट को माना जाता है। उन्होंने 19वीं शताब्दी के आरंभ में हिंदी का व्याकरण अंग्रेजी में लिखा था। और विद्यार्थियों, ये एक विडंबना ही है कि तब से लेकर आज तक हम जितने भी हिंदी के व्याकरण पढ़ रहे हैं वह सभी अंग्रेजी के ढंग पर लिखे गए हैं। हिंदी का अपना कोई मूल व्याकरण जो संस्कृत के व्याकरण पर आधारित हो, बहुत कम देखने को मिला है। अंशतः किसी विद्वान ने, किसी व्याकरणविद ने अपने व्याकरण ग्रंथ में इस परंपरा का पालन किया है, लेकिन पूर्ण रूप से हिंदी व्याकरण लिखने के लिए आज तक
किसी ने भी संस्कृत व्याकरण की परिपाटी का पालन नहीं किया गया है। ये है कुछ हिंदी के व्याकरण ग्रंथ और उनके ग्रंथकार। जैसे लल्लूलाल जी ने कवायद लिखा, पंडित रामजसन ने भाषा तत्वबोधिनी लिखा, पंडित श्रीलाल ने भाषा चंद्रोदय लिखा, पंडित हरिगोपाल पाध्य ने भाषा तत्व दीपिका लिखा, राजा शिव प्रसाद ने हिंदी व्याकरण लिखा, पादरी एथरिंगटन ने भाषा भास्कर लिखा। ये आज भी बड़ी प्रचलित पुस्तक है हिंदी व्याकरण की। पंडित रामावतार शर्मा ने हिंदी व्याकरण लिखा, पंडित विश्वेश्वर दत्त शर्मा ने भी हिंदी व्याकरण के एक ग्रंथ भाषा तत्व प्रकाश लिखा। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण हिंदी जगत में प्रतिष्ठा का ग्रंथ बना हुआ है। हरदेव बाहरी ने व्यावहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना पुस्तक का निर्माण किया। वासुदेव नंदन प्रसाद का ग्रंथ है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। इसके अतिरिक्त भी हिंदी व्याकरण के बहुत ग्रंथ लिखे गए, अनेक ग्रंथ लिखे गए। इन सब की सूची यहाँ देना संभव नहीं है, ये स्वाध्याय का विषय है। तो मैं आगे चलती हूँ और हम देखते हैं अब भाषा और व्याकरण का आपस में क्या संबंध है। परिनिष्ठित भाषा, जिसे हम मानक भाषा भी कहते हैं। परिनिष्ठित भाषा व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। खड़ी बोली भी कभी बोली थी, आज परिनिष्ठित भाषा बन गई है। विद्यार्थियों, ये परिभाषा है वासुदेव नंदन प्रसाद की। और हम देखते हैं भाषा और व्याकरण के संबंध के बारे में कामता प्रसाद गुरु के क्या विचार हैं। तो कामता प्रसाद गुरु कहते हैं, व्याकरण भाषा के अधीन है और भाषा ही के अनुसार बदलता रहता है। व्याकरण का काम यह नहीं कि वह अपनी ओर से नए नियम बनाकर भाषा को बदल दे। वह इतना ही कह सकता है कि अमुक प्रयोग अधिक शुद्ध है अथवा अधिकता से किया जाता है। व्याकरण के संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि भाषा को नियमबद्ध करने के लिए व्याकरण नहीं बनाया जाता, वरन भाषा पहले बोली जाती है और उसके आधार पर व्याकरण की उत्पत्ति होती है। तो व्याकरण की सीमाएं क्या हैं? व्याकरण की सीमा यही है कि व्याकरण पढ़ लेने मात्र से कोई किसी भाषा को शुद्ध बोलना या लिखना नहीं सीख जाता, बल्कि उसके लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। हाँ, शब्दों की बनावट और उनके संबंधों की खोज में भाषा के प्रयोग में भी शुद्धता आ जाती है। और मैं यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि इस चैनल के माध्यम से मैं मात्र यह प्रयास कर रही हूँ कि हिंदी व्याकरण के कुछ नियमों की जानकारी दी जा सके। यह चैनल यह कदापि नहीं कहता कि यह चैनल देखने मात्र से कोई शुद्ध हिंदी बोलना, लिखना अथवा उसका प्रयोग करना सीख जाएगा। इसके लिए तो विद्यार्थियों स्वाध्याय की आवश्यकता होगी। वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर परत निशान। व्याकरण से लाभ क्या है? तो मैं बता दूं कि भाषा से व्याकरण का वही संबंध है जो प्राकृतिक विकारों से विज्ञान का है। अब यहां विकार का मतलब अवगुण नहीं है, विकार का मतलब परिवर्तन होता है भाषा में। अर्थात प्रकृति में कुछ परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों का अध्ययन करते हुए वैज्ञानिक कुछ नियम बताते हैं। जिस प्रकार संसार में कोई भी घटना नियम विरुद्ध नहीं होती, उसी प्रकार भाषा भी नियम विरुद्ध नहीं बोली जाती। और व्याकरण
इन्हीं नियमों का पता लगाकर सिद्धांत स्थिर करते हैं। पाणिनि ने भी यही किया था। उन्होंने देखा कि जो उनके समय में जो बोली बोली जा रही है तो वो सब संस्कृत, लेकिन उसमें कुछ कुछ भौगोलिक दूरी के बाद अंतर दिखाई पड़ रहा है। तो उन्होंने उस अंतर का अध्ययन किया और उस अंतर को मिटाने के लिए नियम बनाए, जो उन्होंने अष्टाध्यायी में सूत्रबद्ध किए। तो व्याकरण में भाषा की रचना, शब्दों की व्युत्पत्ति और स्पष्टता पूर्वक विचार प्रकट करने के लिए उनका शुद्ध प्रयोग बताया जाता है, जिनको जानकर हम भाषा के नियम जान सकते हैं और उन भूलों का कारण समझ सकते हैं जो कभी कभी नियमों का ज्ञान न होने के कारण या असावधानी से बोलने या लिखने में हो जाती हैं। किसी भाषा का पूर्ण ज्ञान होने के लिए उसका व्याकरण जानना भी आवश्यक है। तो व्याकरण के कुछ विभाग होते हैं, अर्थात व्याकरण में हम इन विभागों का अध्ययन करते हैं। व्याकरण के ये 3 विभाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। और इन्हीं तीनों विभागों का अध्ययन हम अपने आने वाले पाठों में करेंगे। विद्यार्थियों, इस वीडियो को तैयार करने के लिए मैंने इन 3 ग्रंथों को आधार बनाया है, जिसमें कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण, वासुदेव नंदन प्रसाद का आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना और भोलानाथ तिवारी की पुस्तक हिंदी भाषा। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। तो विद्यार्थियों, आज का यह पाठ आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। हमें आपकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा रहेगी। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो विद्यार्थियों, आगे का पाठ अगले सप्ताह, तब तक के लिए धन्यवाद।